So here now starting with the income method, just note down the formula. The first component of the income method is compensation of employees Just note down the formula so that it is easy for you to solve the questions. This compensation of employees means कि जितना employees देश के earn करते हैं ना, दो सेक्टर से earn करते हैं, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, ये बताया मैंने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो ये compensation of employees का जो है ये पहला component है। इसमें इसके दो component है compensation of employees के। First is wages and salaries, plus employers' contribution to social security scheme. Just note down it, afterwards I'll explain to you. Second component is mixed income of self-employed. It is single component, it is having no components, no subcomponents. Third component is operating surplus. Operating surplus again has four components. First is rent, interest, royalty, and profit. This profit again has three components: dividend plus undistributed profit plus corporate tax. These are the components of the profit. Adding these compensation of employees, mixed income, and this operating surplus, we get the value net domestic product at factor cost. The short form we can write it NDP at FC, and in this NDP at FC we have to add net factor income from abroad. Net factor income from abroad, and we will get NNP at FC or national income. So this is a formula for calculating the national income by the income method. Now what are these components? Just see this. First is compensation of employees. यानी कि लोग जो अपनी मेहनत करके फैक्टर इनकम से जो पैसा कमाते हैं उसको बोलते हैं compensation of employees. इसके दो कंपोनेंट हैं, wages and salaries plus employers contribution. अभी दो कंपोनेंट क्यों है? एक्चुअली हमारे देश में दो काम करते हैं, एक करता है फॉर्मल सेक्टर काम करता है और एक इनफॉर्मल सेक्टर काम करता है। फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि एम्प्लॉइज को, जहां पर 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज होते हैं और सभी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स यानी कि पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, ये सब सुविधाएं मिलती है, जॉब सिक्योरिटी। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है वहां पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जब मन आए जॉब से बाहर कर देते हैं और साथ ही में कोई पेंशन, ग्रेजुटी ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो अगर एम्प्लॉई इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है तो उसके बाद में उसका गेन होगा वेजेस एंड सैलरीज, लेकिन अगर वो फॉर्मल में करता है तो उसके साथ में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी होता है। ये क्या होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम? ये एक फंड होता है जिसमें कि हर महीने एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ परसेंटेज पैसा कटता जाता है। जितना पैसा एम्प्लॉय की सैलरी से कटता है उतना ही पैसा जो इंस्टीट्यूशन है वो भी उसको पे करता है। सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस फॉर्मल सेक्टर होते हैं, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी फॉर्मल सेक्टर होते हैं। तो जो ये बेनिफिट्स देते हैं, ये जो प्रोविडेंट फंड की सुविधा देते हैं, और ये प्रोविडेंट फंड जो है क्या होता है, जब एम्प्लॉय रिटायर होता है या जब वो जॉब को छोड़ता है उस समय पर उसको ये पैसा मिल जाता है। अगर वो बीच में विड्रॉ करना चाहे तो उसका जो शेयर है वो उसको दे दिया जाता है। अगर कुछ उसको जरूरत ज्यादा पड़ती है, एम्प्लॉयर का शेयर तभी उसको नहीं मिलता, जो एम्प्लॉय का शेयर है वो उसको क्रेडिट कर दिया जाता है अगर उसको जरूरत पड़ती है। उसको जब वो जॉब छोड़ता है या फिर जब वो रिटायर होता है उस समय पर उसको ये पैसा दिया जाता है। तो ये फॉर्मल सेक्टर की कहानी है, लेकिन अगर इनफॉर्मल में है तो खाली आएगा वेजेस एंड सैलरीज। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये ऐसी इनकम है जो कि
एक बिजनेस में जब लोग अपने ही रिसोर्सेस लगाते हैं ना, जैसे कि एक बिजनेसमैन अपनी वाइफ को साथ में लगा रखा है मैनेजर ग्रुप में, अपने बेटे को साथ में लगा रखा है, जिनको कि वो सैलरी पे नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो है तो वर्कर ना, तो जो उनकी इनकम है उसको नाम दिया जाता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सरकार इस इनकम को भी देश की इनकम में ऐड करती है अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स के द्वारा ही हेल्प लेते हैं तो। थर्ड इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस वो इनकम होती है जिसके लिए हमने अभी डायरेक्ट मेहनत नहीं करी, पहले से हमने जो मेहनत कर रखी थी उसके बदले जो हमें कमाई हो रही है, इनकम हो रही है, जिसके बारे में ऑपरेटिंग सरप्लस। अब इसके कंपोनेंट्स देखिए, पहला है रेंट। रेंट आपने किराए पर दे दिया, आप कुछ कर तो रहे वहां पे, ना सफाई कर रहे हैं ना कुछ काम कर रहे हैं, आपके पास रेंट है, लेकिन आपकी वो संपत्ति है, भले आपको वो संपत्ति इनहेरिट हुई है या आपने खुद बनाई है, लेकिन आप इस समय डायरेक्ट मेहनत इस समय नहीं कर रहे हैं। पहले का अर्न पैसा उससे आपको रेंट मिल रहा है, आपके पास से पैसा उसका आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। रॉयल्टी, रॉयल्टी समझते हैं, जैसे कोई बुक लिखी, आपकी कोई जमीन है उस पर माइनिंग हो रही है, उसकी रॉयल्टी आती है, रॉयल्टी। और तीसरा आता है, चौथा आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट के तीन कंपोनेंट है अंदर प्रॉफिट के, डिविडेंड जो कि शेयर से मिलता है, करा हुआ पूरे अकाउंट्स में शेयर्स डिविडेंड मिलता है, उसमें समझाने की जरूरत नहीं शायद मुझे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये वो प्रॉफिट होता है जो कि एक इंस्टीट्यूशंस खर्च नहीं करता है, अपनी कुछ कॉन्टिजेंसीज के लिए रखता है, इसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसके दो नाम और भी हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स और सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक है, तो ये इस नाम से भी इसको दे सकते हैं, तो आपको कंपोनेंट ये ऐड करना पड़ेगा। और चौथा है, तीसरा है कॉर्पोरेट टैक्स। ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर जो टैक्स लगता है वो रखा जाता है, वो भी प्रॉफिट का कंपोनेंट होता है। तो अगर आपको प्रॉफिट दिया है तो और साथ में इन कंपोनेंट में से भी कोई कंपोनेंट दिया तो आप उसको नहीं देंगे। अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो आप इन्हें अपनी कैलकुलेशन में ऐड करेंगे। इन तीनों कंपोनेंट को जोड़ करके हमारे पास में आ जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जबकि वैल्यू एडेड से क्या आता था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं है, ना ही इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज का रोल है, क्योंकि ये इनकम कौन सी है जो कि ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा कमाई जा रही है, और ह्यूमन बीइंग्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। डेप्रिसिएशन लगता भी अगर है तो अपडेट करके उस डेप्रिसिएशन को खत्म किया जा सकता है। जैसे कि आप अगर नॉलेज में अपडेट रहे ना, आप चाहे काम करें या ना करें, जॉब करें ना करें, कमाए ना करें, आपकी उम्र ऐसे ही बढ़ती रहेगी। ऐसा तो नहीं उम्र रुक जाएगी अगर नौकरी ना करें, उम्र तो वैसे ही रहेगी ना, बढ़ती ही जाएगी ना। तो इसीलिए ह्यूमन बीइंग्स पे डेप्रिसिएशन काउंट नहीं होता, क्योंकि डेप्रिसिएशन अगर लगता भी, अगर आप बीमार हैं, आप दवाई लेने ठीक हो रहे हैं, अगर आप काफी पॉलिसी नहीं है तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं ना, आपको काज वाली करने सबसे ज्यादा सीख सकती है। तो ह्यूमन बीइंग पे डेप्रिसिएशन का कांसेप्ट नहीं है, ना ही कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास में आ जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट। और जब हम इसमें ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज फीफा माइनस फीटा, क्योंकि यहाँ के एम्प्लॉइज, यहाँ के बच्चे बाहर काम करने जाते हैं, बाहर के यहाँ काम करने आते हैं, तो वो तो हमें ऐड करना पड़ेगा ना, तो वो उसके लिए हम क्या करते हैं, फीफा माइनस फीटा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करके हमारे पास में आ जाता है नेशनल इनकम। मैं तो टिके लगाने हैं। See question number 16 of the national income in the income by the income method, page number 4.95. We have to solve it with the income method. The first component of the income method is compensation of employees, which is calculated as wages and salaries plus employers' contribution. So wages and salaries over here is given 500 and employers' contribution is 50. So it comes out as 550 as a compensation of employees. Plus next component is mixed income. Writing the short form, you can also write like this way. Mixed income, which is given as 200. And third is operating surplus, which is given as 900. अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो आप ये प्रॉफिट डिविडेंड कुछ भी नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको जो मेन कंपोनेंट है वो दे रखा है, आपको कंफ्यूज करने के लिए बाकी कंपोनेंट दिए गए हैं। ये आपका हमने प्लस कर दिया 900, इसको पूरा टोटल कर लीजिए 051650, ये आपका आ जाएगा एनडीपी एट एफसी। ओके, अब इसमें आप ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि कितना है -10,
ऐड करना है, लेकिन भाई माइनस तो प्लस माइनस माइनस, द आंसर विल बी 1640 as NNP and FC, or the national income. It is one and the same thing. Net national product at factor cost and national income is one and the same thing.